हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बेटा जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है युग्मक जनन। अब ये युग्मक जनन क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं, फिर इसके आगे क्या आएगा इसको हम लोग समझते हैं। तो युग्मक मात्र कोशिका से, ये हमारी है युग्मक मात्र कोशिका, युग्मक मात्र कोशिका से युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है युग्मक जनन। युग्मक मात्र कोशिका को हम लोग गैमीट मदर सेल या प्रीमोर्डियल जर्म सेल भी बोलते हैं। इस युग्मक मात्र कोशिका से किसका निर्माण हो रहा है? युग्मकों का, यानी गैमीट्स का। तो इनको हम नाम दे देते हैं युग्मक जनन। अब हम सब लोग जानते हैं युग्मक दो प्रकार के होते हैं, एक को नाम दे देते हैं नर युग्मक और दूसरे को नाम दे देते हैं मादा युग्मक। अब अगर हम मनुष्य में बात करें तो मनुष्य में नर युग्मक को हम लोग कहते हैं शुक्राणु, अब मादा युग्मक को हम लोग कहते हैं अंडाणु। अब युग्मक जनन प्रक्रिया अगर नर में हो रहा है तो शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है, और अगर मादा में हो रहा है तो अंडाणुओं का निर्माण हो रहा है। तो अगर युग्मक जनन प्रक्रिया के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है तो इस क्रिया को हम नाम दे देते हैं शुक्र जनन। लेकिन अगर युग्मक जनन प्रक्रिया के फलस्वरूप अंडाणुओं का निर्माण हो रहा है तो इस क्रिया को हम नाम दे देते हैं अंड जनन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे आज शुक्र जनन। शुक्र जनन क्या होता है, कैसे होता है, पूरा डिटेल में हमको इसी को डिस्कस करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुक्र जनन क्या होता है? शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये क्या होता है इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो, अगर हम वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं की बात करें, जैसे पिछले टर्म पे अगर आप टेस्टिस पढ़े हैं तो टेस्टिस यानी वृषण के अंदर पाई जाती हैं शुक्रजनक नलिकाएं। और शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक को नाम दे देते हैं सर्टोली कोशिका और दूसरे को नाम दे देते हैं मेल जर्म कोशिका। और मेल जर्म कोशिका का दूसरा नाम है शुक्राणुजन। तो यानी शुक्राणुजन, स्पर्मेटोगोनिया। शुक्राणुजन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यही प्रक्रिया हमारी कहलाती है शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी शुक्राणुजन स्पर्मेटोगोनिया में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया कहलाती है हमारी शुक्र जनन। अब ये शुक्र जनन कितने स्टेप में होता है, कैसे होता है, कौन कौन सी कोशिकाएं बनती हैं, इसको हमको पूरा डिटेल में पढ़ता है। तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं ये कैसे होता है। तो अगर शुक्रजनक नलिकाओं, वृषण के शुक्रजनक नलिकाओं में बात करें तो बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया पाए जाते हैं। ये हम बना दे रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया यानी शुक्राणुजन कोशिका। सबसे पहले ये शुक्राणुजन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के अपनी संख्या को बढ़ाती हैं। जब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी जब इनकी संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है, तो इसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया यानी कुछ शुक्राणुजन कोशिका परिपक्व होकर के बड़े हो जाते हैं। जब ये परिपक्व होकर के बड़े हो जाते हैं तो इन्हें हम नाम देते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन यहाँ विशेष ध्यान रखना है, सारे के सारे शुक्राणुजन कोशिका प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में नहीं परिवर्तित होते हैं, केवल कुछ कोशिकाएं, बाकी सारी विभाजित होती रहती हैं, लगातार शुक्राणुजन की संख्या बढ़ाती रहती हैं और उसमें से कुछ कोशिकाएं परिपक्व होकर के बड़ी होती रहती हैं। तो जो परिपक्व होकर बड़ी हो जाती हैं उन्हें हम प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कह देते हैं।
अब इसके आगे क्या होता है? सबसे पहले गुणसूत्रों की बात करें तो हमारे शरीर की हर कोशिका में पाया जाता है 46 गुणसूत्र। तो शुक्राणुजन कोशिका में भी कितने गुणसूत्र होंगे? 46। अब चूंकि यहाँ पे समसूत्री विभाजन हो रहा है, यानी शुक्राणुजन समसूत्री विभाजन द्वारा अपनी संख्या को बढ़ा रहा है, तो यहाँ हो गया क्या? समसूत्री। तो समसूत्री विभाजन द्वारा क्या बना? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। तो इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या हमारी 46 ही रहता है। अब प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 2 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, और जो नई कोशिकाएं बन रही हैं इन्हें हम नाम दे देते हैं द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। तो यहाँ पर विभाजन कौन सा हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, यानी प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनी, जिन्हें हम नाम दे देते हैं द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। अब द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में अगर हम गुणसूत्रों की बात करें तो आधी हो जाती है, यानी द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में केवल और केवल 23 गुणसूत्र रह जाते हैं, ये अगुणित हो जाती है। क्यों? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब इस द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में पुनः द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन कोशिकाओं को हम नाम दे देते हैं शुक्राणु प्रसूव कोशिका, यानी स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड में भी गुणसूत्रों की संख्या हमारी कितनी रहती है? 23 ही रहती है। यहाँ पे विभाजन कौन सा हुआ? द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिकाएं बनी, जिन्हें हम नाम दे देते हैं शुक्राणु प्रसूव कोशिका, यानी स्पर्मेटिड। अब ये स्पर्मेटिड किसमें रूपांतरित होता है? शुक्राणु में। यानी स्पर्मेटिड आगे चल करके शुक्राणुओं का निर्माण कर देता है। अब शुक्राणुओं की अगर हम बात करें तो शुक्राणुओं में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाएंगी, अभी हम लोग देख लेंगे। तो ये हमारे बन गए शुक्राणु, लेकिन यहाँ पर विभाजन ना होकर के विभेदन होता है। विभेदन। अब यहाँ किस प्रकार का विभेदन होगा? इस विभेदन की क्रिया को हम लोग नाम दे देते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन। यहाँ पे नाम है शुक्र जनन और ये नाम है शुक्राणु जनन। ये स्पर्मेटोजेनेसिस, ये स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है? शुक्राणु प्रसूव कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं, किसमें रूपांतरित हो जाती हैं? शुक्राणुओं में। एक्चुअल में यहाँ रूपांतरण क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये हमने बना दिया आपका, ये हमारी है शुक्राणु प्रसूव कोशिका यानी स्पर्मेटिड। और ये स्पर्मेटिड आगे चल करके किसका निर्माण कर रही है? शुक्राणु का। अब शुक्राणु की संरचना जब हम देखते हैं तो उसमें एक सिर होता है, मध्य भाग होता है और एक लंबी पूंछ होती है। सिर में केंद्रक पाया जाता है, मध्य भाग में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भरे रहते हैं। तो ये गोल कोशिका है, ये पूरी लंबी कोशिका है। तो इसमें इसका रूपांतरण हुआ और इस रूपांतरण की क्रिया ही कहलाती है शुक्राणु जनन, स्पर्मियोजेनेसिस। तो डिफरेंस याद रखना, शुक्राणुजन कोशिका से शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया कहलाती है शुक्र जनन, लेकिन शुक्राणु प्रसूव कोशिका का शुक्राणु में विभेदित होने की क्रिया, विभेदित मतलब रूपांतरित, विभाजित नहीं हो रहा है, केवल इसका शेप साइज सब चेंज हो जा रहा है, तो रूपांतरण की क्रिया कहलाती है शुक्राणु जनन यानी स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये जो हमारे शुक्राणु बनते हैं, गुणसूत्रों की संख्या इसमें भी कितनी ही रहती है? 23 ही रहती है। तो हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, सभी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। इन 3 कोशिकाओं को छोड़कर द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, शुक्राणु प्रसूव कोशिका और शुक्राणु, इन 3 में गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है। बाकी सब में कितना रहता है?
46। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा। तो हमको नहीं लगता इस शुक्र जनन प्रक्रिया में आपको कोई समस्या होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये शुक्र जनन कब शुरू होता है। थोड़ा सा आपको हम इसको यहीं पे हल्का सा बता देते हैं। ये नाम नोट कर लीजिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। अगर हम बात करें शुक्र जनन प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है तो हम कहते हैं वयस्कावस्था। वयस्कावस्था, वयस्कावस्था का मतलब है 13 से 14 साल की उम्र में ये शुरू हो जाता है। जैसे ही लड़के की उम्र 13 से 14 साल पहुंचती है तो उसमें शुक्र जनन प्रक्रिया प्रारंभ होता है। सवाल आता है क्यों प्रारंभ हुआ? क्योंकि 13 से 14 साल की उम्र में हाइपोथैलेमस हमारा ब्रेन का भी पार्ट है और अंतःस्रावी ग्रंथि का भी काम करता है, दोनों इसके काम हैं। तो वयस्कावस्था में हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन्स की स्रावण की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिसका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। नाम इसको कहीं नोट कर लीजिएगा आप लोग, या भी हम लिख देंगे गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। तो वयस्कावस्था तक पहुँचते ही हाइपोथैलेमस से GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स के स्रावण की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे ही इसके स्रावण की मात्रा बढ़ जाती है तो ये काम करता है अग्रपीयूष ग्रंथि पर। अग्रपीयूष ग्रंथि, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, अग्रपीयूष ग्रंथि पे जब काम करता है तो अग्रपीयूष ग्रंथि 2 हार्मोन्स का स्रावण करना प्रारंभ कर देता है, LH और FSH। LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, FSH का मतलब है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब ये जो LH होता है ये वृषण यानी टेस्टिस में उपस्थित लीडिंग कोशिकाओं पे काम करता है। लीडिंग कोशिका, आपको पता है लीडिंग कोशिकाएं किस हार्मोन्स का स्रावण करती हैं? एंड्रोजन। ये जो एंड्रोजन हार्मोन्स है यही हमारी शुक्र जनन प्रक्रिया को प्रारंभ करवाता है। तो इतना पॉइंट याद रखना है। तो सवाल आता है अब ये FSH का क्या काम होता है? LH किस पर काम किया? लीडिंग कोशिका, जिससे लीडिंग कोशिका एंड्रोजन का स्रावण की और एंड्रोजन शुक्र जनन प्रक्रिया को प्रारंभ करवा दिया। लेकिन FSH का काम क्या होता है? तो बेटा जी याद रखना, जब हमारे जैसे मान लीजिए ये हमारी सर्टोली कोशिका है और जब शुक्राणु बन जाते हैं तो उनका जो सिर होता है ये इसी में पूरी तरह से ऐसे डूबा रहता है। शुक्राणुओं का सिर सर्टोली कोशिका में धंसा रहता है। ये FSH सर्टोली कोशिका पे काम करता है और सर्टोली कोशिका पे जब ये काम करता है तो ये शुक्राणुओं को परिपक्व करके यहाँ से रिलीज कर देता है, यानी परिपक्व होने के बाद शुक्राणुओं को सर्टोली कोशिका से निकालने का काम करता है। तो ये काम हो गया FSH का। तो इतना पॉइंट क्या क्या फिर से देखिएगा। शुक्र जनन प्रक्रिया वयस्कावस्था में प्रारंभ होती है, यानी 13 से 14 साल की उम्र में। क्यों होती है? क्योंकि वयस्कावस्था में हाइपोथैलेमस से GnRH के स्रावण की मात्रा बढ़ जाती है। GnRH अग्रपीयूष ग्रंथि को उत्प्रेरित करता है जिससे अग्रपीयूष ग्रंथि LH और FSH का स्रावण करता है। LH कोशिका LH हार्मोन्स लीडिंग कोशिकाओं पे काम करता है जिससे लीडिंग कोशिकाएं एंड्रोजन का स्रावण करती हैं और एंड्रोजन हार्मोन्स शुक्र जनन प्रक्रिया को शुरू कर देता है। जबकि FSH कोशिका सर्टोली कोशिका पे काम करता है जिससे सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु के परिपक्व होने के पश्चात इससे शुक्राणु को बाहर कर देती हैं ताकि ये बाहर जा सके। तो शुक्र जनन प्रक्रिया में इतने टर्म आपको याद रखने हैं। हमको लगता है पूरी तरह से ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं शुक्राणु की संरचना क्या होती है और शुक्राणु की संरचना पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला जो होगा, अगला वीडियो अंड जनन होगा तो उसको शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं शुक्राणु की संरचना।
हम लोग देखते हैं शुक्राणु की संरचना कैसी होती है। अगर एक शुक्राणु की हम संरचना को देखें तो वो 4 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग जो होता है उसका वो सिर होता है, दूसरा भाग जो होता है ग्रीवा, तीसरा भाग मध्य भाग और चौथा भाग जो होता है ये होता है पूंछ। तो यानी शुक्राणु जो होता है ये 4 भागों से मिलकर बना होता है, सिर, ग्रीवा, मध्य भाग और पूंछ। अब अगर इस शुक्राणु में कहाँ पर कौन सा भाग पाया जाता है तो ये हमको बहुत ध्यान रखना है। जैसे हम बात करें सिर भाग की तो सिर भाग में 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको। सबसे पहला जो सिर होता है उसी में केंद्रक पाया जाता है और ये जो केंद्रक होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है, यानी इसमें केवल और केवल 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्राणु अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप बनता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है सिर भाग में, इस केंद्रक के एकदम शीर्ष भाग पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है और इस टोपी नुमा संरचना को हम कहते हैं अग्रपिंडक, एक्रोसोम। और ये जो एक्रोसोम है इसमें बहुत सारे पाचक एंजाइम भरे रहते हैं। एंजाइम जो काम क्या कहते हैं, निषेचन के समय अंडाणु की बाहरी झिल्ली को पचाने का यानी डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखना है आपको, शुक्राणु के एकदम शीर्ष भाग पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम में बहुत सारे पाचक एंजाइम भरे रहते हैं जो निषेचन के समय मदद करते हैं या निषेचन में मदद करते हैं। ये इतना पार्ट आपको याद रखना है सिर भाग में। इसके नीचे चलते हैं तो एक छोटी सी ग्रीवा यानी नेक पाई जाती है जिसमें सेंट्रियोल पाए जाते हैं। सेंट्रियोल की संख्या की अगर हम बात करें तो ये 2 सेंट्रियोल होते हैं, एक प्रॉक्सिमल दूसरा डिस्टल। प्रॉक्सिमल जो होता है ये लगभग सिर भाग में ही चला जाता है, लेकिन ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है पीछे वाला, इससे पतले पतले तंतुएं निकल करके मध्य भाग से होते हुए पूंछ में फैली रहती हैं। इसके आगे चलते हैं तो तीसरा भाग है मध्य भाग। अगर हम मध्य भाग की बात करें तो इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया 1-2 नहीं होते हैं, इनकी संख्या 100-200 नहीं होती है, मिलियंस में होती है। क्यों इतनी ज़्यादा संख्या होती है? तो जब ये शुक्राणु गति करता है तो गति करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए और इस ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं? मध्य भाग में पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन करना। और जब ये ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तो पूंछ में बहुत तेजी से गति होती है जिससे ये आगे बढ़ते हैं। तो इतना पार्ट आपको शुक्राणु की संरचना में याद रखना है। फिर से क्या क्या, सिर भाग में एक बड़ा सा अगुणित केंद्रक पाया जाता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। इसके शीर्ष भाग पर एक टोपी नुमा संरचना होती है जिसे अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम में बहुत सारे पाचक रस भरे रहते हैं जो निषेचन में मदद करते हैं। ग्रीवा में 2 छोटे छोटे सेंट्रियोल होते हैं। मध्य भाग में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो ऊर्जा प्रोडक्शन यानी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जिससे पूंछ में गति होती है और ये शुक्राणु आगे बढ़ता है। तो ये शुक्राणु की संरचना भी आपसे पूछ लेता है अक्सर, कभी कभी पूरी संरचना सहित वर्णन कीजिए। तो इतना पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। तो अब हमको नहीं लगता इसमें कोई भी दिक्कत होगा। अगला लेक्चर बेटा जी जो होगा वो होगा हमारा अंडजनन यानी oogenesis क्या होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है तो उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।